अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और आरिफ अलवी साहब से हम जानेंगे कि 18वीं तरमीम पर बहुत ज़्यादा आजकल डिबेट चल रही है। खान साहब तो कहते हैं कि जो हमारे मुआशी मसाइल हैं उनकी वजह ही 18वीं तरमीम है। तो क्या सदर साहब भी 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह समझते हैं? और बतौर सदर चूँकि ये फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या सूबों की बिलखसूस वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से ये खुश हैं? और कारकर्दगी में भी मुआशी कारकर्दगी पर हम खुसूसी तौर पर जोर देंगे कि क्या सदर साहब इससे मुतमईन हैं। और इसके अलावा चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट का भी हिस्सा होते हैं, ये ऑफिस पार्लियामेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पार्लियामेंट की जो कारकर्दगी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 8 माह के दौरान कोई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स का एजेंडा था जिस पे पेशरफ नहीं हो पा रही, और उसकी बड़ी वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर एक इत्तफाक के राय का माहौल नहीं बन पा रहा। अपोजिशन के साथ एक तलखी जो है वो हम देख रहे हैं कि उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत आ रही है, और एक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इत्तफाक के राय का माहौल पैदा नहीं हो पा रहा। तो ये क्या वजह है, और क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस आने वाले दिनों में इस पर कोई कोशिश कर सकता है कि मुफाहमत जो है वो बढ़े, ताकि रिफॉर्म्स का एक बड़ा एजेंडा है उस पर काम हो सके? बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले सर, जो भी सदर मुमलिकत होता है वो उसकी कोशिश होती है कि कोई लेगेसी वो छोड़ के जाए। आप पाकिस्तान के 13वें सदर की हैसियत से क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे कि जिसे याद रखा जाए कि आपने ये काम किया था? मैंने इस एतबार से कभी सोचा नहीं और ना सोचूंगा। मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम करता रहूँगा और वही लेगेसी बन जाएगी। मगर लेगेसी फ़र्द की नहीं होती, मुझे अपनी ज़ात से हटकर मुझे मुल्क के एतबार से बेइंतहा खुशी होगी कि मुल्क तरक्की करे। और मुल्क के अंदर जो हमारा ख्वाब था जब हमने पार्टी बनाई थी 1996 में, और उस डायरेक्शन पर चलना शुरू हो जाए। पाकिस्तान की कौम जो है वो दुनिया की एक अनोखी कौम है। बहुत सारी मौका मिलेगा तो आपसे भी जिक्र करूँगा। मुझे बड़ा फ़ख्र है इसकी फ़राख दिली पर, रेफ्यूजीज़ के एतबार से। ये इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि दहशतगर्दी से हम निकले। इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि हमने एक्सट्रीमिज़म से, इंतहा पसंदी से हम निकले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन सारी चीज़ों से निकलने के बाद अब ये कौम माशी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाए। वही मेरी ज़ात की लेगेसी कोई नहीं, मगर हमारी सारी पाकिस्तानियों की एक लेगेसी बननी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान उन डायरेक्शन में चले कि छठी बड़ी कौम है आबादी के एतबार से, हर एतबार से इसकी ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, बेइंतहा खूबसूरत, दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से है, और कौम के अंदर रेफ्यूजीज़ के हवाले से सबसे फ़राख दिली है। तो कोई वजह नहीं कि ये तरक्की ना करे। तो लिहाजा मेरी लेगेसी तो छोड़ दें, मगर जो पार्टी मेरी पार्टी थी उसकी लेगेसी हो, कौम की लेगेसी हो, इस पार्लियामेंट की लेगेसी हो, यही है कि पाकिस्तान अच्छे दौर में। तो जो टारगेट सेट किए थे हुकूमत में आने से पहले, ठीक सिमत में जा रही है गवर्नमेंट? मुतमईन है आप? मेरे ख़्याल से मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि वो डायरेक्शन, और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, क्योंकि मैं अब उस पाबंदी से आपके साथ टॉक शोज़ में नहीं बैठता हूँ, तो लिहाजा मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के एतबार से मुझे वो एक्सरसाइज रोज़ाना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब मैं जाता था ना तो सारा। लेकिन आप अभी भी एक्टिव काफ़ी हैं, आदाद व शुमार में आप बड़े फंसे रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आप बड़ा कीन इंटरेस्ट भी लेते हैं। असल में मैं जो एक ख्वाहिश है मेरी, ठीक है ना, और एक हकीकत है। अच्छा, ख्वाहिश मेरी जब ये था कि जब हुकूमत आएगी तो चंद महीनों के अंदर वो डायरेक्शंस नज़र आ जाएंगे कि नहीं अब चेंज फील होने लगी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ और जब मैं असद उमर साहब से मईशत के एतबार से बात करता हूँ, तो अब हमें और उनको भी ये एहसास हो रहा है कि नहीं, वो डायरेक्शन हमने का तयन कर लिया, मगर मईशत के इंजन को रेव करने के एतबार से, स्पीड बढ़ाने के एतबार से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होगा, मगर 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि करप्शन को पकड़ा। अच्छा, करप्शन को पकड़ने के अंदर सब इदारों के अंदर यकजानियत रही, यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर ये हुकूमत है करप्शन के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ सारी पार्टीज़ कम से कम वर्बली करप्शन के ख़िलाफ़ बात करती हैं। अच्छा, जब वर्बली करती हैं तो इस बात की कोशिश हो जानी चाहिए। इस वक्त करप्शन के इशू को पार्टिसान बन गया है,
नैब मैं समझता हूँ नैब ने अब कम से कम ये है कि हर तरफ से लोग कुछ गिरफ़्तार हैं, हमारे मिनिस्टर भी गिरफ़्तार हैं और दूसरे भी। तो करप्शन को अगर हम ये तय कर लें कि करप्शन जो है, पाकिस्तान करप्शन के साथ चल नहीं सकता, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर नहीं सकती, वो ज़माना अब गया जब दुनिया में महसूस किया जाता था कि यार थोड़ा बहुत करप्शन है, 5-10% ज़रा सा ल्यूब्रिकेट करके चला दो। तो सर ये कार्रवाई तो सारी नैब कर रही है, गवर्नमेंट का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने नैब को इंडिपेंडेंट छोड़ा है ना। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि अशराफिया से दूर रहना। नून लीग के दौर में भी कैसे शुरू हो गए थे उनके इक़्तिदार में होते हुए। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी यकीनन पाकिस्तान की है ना किसी, मगर ये कि जितना हम करप्शन के ख़िलाफ़ थे और हम बड़ा करते थे, तो मैं उतना क्रेडिट ज़रूर लूँगा कि हमारी पार्टी शुरू से लेकर अब तक करप्शन के ख़िलाफ़। क्या करप्शन रुक गई है आज? नहीं, रुकेगी नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो कानून को इम्प्लीमेंट करते रहे अगेंस्ट करप्शन, ठीक है ना, तो रुकती नहीं है, मगर ये कि कम हो जाती है। जब आप कहते हैं करप्शन कम हो गई, तो आप उन ममालिक से कंपेयर करते हैं जहाँ करप्शन बहुत ही कम है या नहीं होगी, है ना। तो लिहाजा करप्शन कम करना मकसद है और इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आ सकता है कि बहुत ही कम हो जाए। लेकिन अभी तक हुई तो नहीं है सर, अभी तो इक़दामात उस तरफ आप कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हुई तो नहीं है। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि करप्शन असरात हमें नज़र नहीं आए उसके ना जो होने चाहिए थे। असरात तो नज़र जब आएंगे जब पैसा बचेगा और फैसले नहीं होंगे, मगर बहुत सारे इदारे डर गए हैं फैसला करने में, वो भी एक ख़राब कैफियत है। यानी जब पूछगछ शुरू हुई ना, तो किसी सियासतदान ने, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने करप्शन के लिए, और ये चालाकी ये करते थे लोग कि फ़ाइल के अंदर कुछ नहीं लिखते थे और बगैर उसके होता था और नीचे वाला फंस जाता था। तो लिहाजा ब्यूरोक्रेसी को अब ये परेशानी है कि क्या होगा, किस एतबार से होगा, तो वो फैसले करने में डरते हैं। मैं अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट डरे नहीं है। इंसाफ की बुनियाद पर जब उसको किसी चीज़ पर एतराज़ हो तो फाइल में लिखे कि ये मामला मैं नहीं कर सकता, है ना, लिखने से नहीं डरे और कोई उसके ऊपर कोई आंच नहीं है। आपको भी क्या काम रुका हुआ है? ब्यूरोक्रेट्स भी परेशान। मैं सुनता रहता हूँ कि जी ब्यूरोक्रेट डर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सिस्टम ठीक करने की जरूरत नहीं है, या फिर सिस्टम ठीक है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स जो है वो नहीं, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स अकेले थोड़ी हैं भाई, सारा माशरा करप्ट है एतबार से करप्शन की तरफ जाता रहा है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे साबिक मिलिट्री रिजीम जो हुकूमत करती रही वो भी इन्वॉल्व है। सबके सब जिसको मौका मिला उसने करप्शन किया। अंधेर पाकिस्तान के अंदर है। और आपके पास 1,500 कहानियाँ होंगी, मेरे पास 1,500 कहानियाँ होंगी कि किस किस तरह से करप्शन हुआ है। वो रिमार्केबल, यानी बड़ा ताज्जुब होता है मुझको कि इंसान अपनी सारी अकल इन्हीं शरारतों में सर्व करता है, यही वो हलाल की कमाई में सर्व कर दे तो कितना फ़र्क पड़े। जी सर, 18वीं तरमीम पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है मुल्क के अंदर के। एक तरफ अपोजिशन कहती है, पीपल्स पार्टी बिलखुसूस ये दावा करती है कि 18वीं तरमीम में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश हो रही है, रिवर्स करने की कोशिश हो रही है। और खान साहब ने ख़ुद बात भी की थी पिछले हफ्ते, आपको याद होगा कि मुआशी मसाइल की बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। आप भी 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह समझते हैं? नहीं, मैं समझता ये हूँ कि 18वीं तरमीम एक डेवोल्यूशन है टू द प्रोविंसेस। पाकिस्तान 1 यूनिट के तौर पर नहीं चल सकता, अच्छा डेवोल्यूशन है, मगर उस डेवोल्यूशन के अंदर जो जिम्मेदारियाँ सेंटर ने संभालनी है और जो जिम्मेदारियाँ सूबों ने संभालनी है और सूबों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, उसमें कसर है एक। दूसरे ये कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, तो ये खींचातानी ज़रूर होती है। तो दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक डिबेट। अच्छा, 18वीं तरमीम के अंदर इम्प्रूवमेंट तो पाकिस्तान के आइन के अंदर जब होता रहा है, तो 18वीं तरमीम में भी हो जाएगा। कुछ हिस्से तो हो सकता है, कुछ हिस्से रिवाइज होने चाहिए आपकी नज़र में? मैं 18वीं तरमीम के एतबार से मैं आपको ये बताऊं कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए सूबों को जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे सारे सूबे। मतलब ये सिर्फ सिंध की या पंजाब की या केपी की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें एक बड़ी मिसाल, एक सेंसिटिव इशू मैं आपके सामने जिक्र करूँ, एग्रीकल्चर टैक्स सूबों का है ना। सूबों को उसके अंदर मेहनत करके उसमें से रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? यानी एग्रीकल्चर टैक्स, यकीनन आप एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना चाहते हैं, ठीक है, मगर एट द सेम टाइम आप बिज़नेस को भी फ़रोग़ देना चाहते हैं। मगर बिज़नेस के साथ आपने ये तो नहीं किया कि तुम्हारा इनकम टैक्स ख़त्म आज से, ठीक है ना, उसकी शरह पर गुफ्तगू करते रहेंगे आप, है ना, मगर ये थोड़ी किया आपने कि टैक्स ख़त्म। लिहाजा एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना चाहते हैं, मगर एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम के बाद
अब टैक्स करना चाहिए। तो सर सूबे भी गिला कर रहे हैं, सूबे बहुत ही कम, मतलब अब तो सूबे गिला भी कर रहे हैं कि हमें 18वीं तरमीम में आपने इख्तियारात तो दे दी लेकिन वसाइल नहीं दिए। जिस तरह सिंध बार बार गिला कर रहा है वफाक से कि 120 अरब रुपए मिलने हैं, वो नहीं मिल रहे, पैसे मिले तो हम कोई काम करें। मेरे ख्याल से ये नंबरों की बहस जो है ना, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होनी चाहिए और एनएफसी में होनी चाहिए। ये नंबरों का जोड़ तोड़ है जिसके अंदर जो उनका हक़ है वो ज़रूर मिलना चाहिए। कोई वजह नहीं कि सेंटर किसी का हक़ रोके, और मैं समझता हूँ कि सेंटर भी इस बात को जानता है। तो ये एक पॉलिटिकल एलिगेशंस अपनी जगह हो सकती हैं, मगर मैं सिंध के हक़ में हूँ। अगर वो समझते हैं कि फेडरेशन ने कोई रकम रोकी हुई है, वो मिलनी चाहिए। लेकिन सर जिस तरह आपने बात की कि तरमीम से मसला नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी सूबों की बढ़नी चाहिए कि वो सही तरह से, और मईशत तमाम सूबों की। बिल्कुल देखो ना, जब पाई छोटा होगा ना, जब केक छोटा होगा तो लड़ाई होती रहेगी कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमारा है। मैं समझता हूँ कि मईशत की बढ़ोतरी जो है उससे बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक़ है। जब रोटी छोटी रहेगी तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती रहेंगी। चूँकि खान साहब ने पिछले हफ्ते कहा था ना कि बड़ा शेयर यानी 57% चला जाता है सूबों को और वफाक के पास पैसे नहीं बचते, इसलिए हमें फिर कर्जे लेना पड़ते हैं। ये सारे मसाइल जो हैं जितने भी मुआशी, उनकी बुनियादी वजह 18वीं तरमीम है। तो उनका ख्याल भी गलत नहीं होगा कि वो समझते हैं कि जब वसाइल नहीं है। सिर्फ जाना जाता है कि कुछ हिस्से रिवाइज हो सकते हैं, क्या क्यों नहीं होना चाहिए? होने चाहिए। आइन रिवाइज हुआ है ना, हाँ। आइन में तरामीम आई है ना, तो 18वीं तरमीम आइन से ज़्यादा सीक्रेट तो नहीं है ना। मगर 18वीं तरमीम भी अगर आप रिवाइव करें, कुछ चीज़ों को आप इम्प्रूव करेंगे, सूबों के इंटरेस्ट में भी इम्प्रूव होना ज़रूरी है। सिर्फ ये वन साइडेड नहीं है कि फेडरेशन के इंटरेस्ट में इम्प्रूव हो, सूबों के इंटरेस्ट में इम्प्रूव होना है। तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, ओपन डिबेट होना चाहिए। कोई ऐसी साजिश से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि जी 18वीं तरमीम ख़त्म हो रही है, हो ही नहीं सकती। ये डेवोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल है, मेरी पार्टी का प्रिंसिपल रहा है, जो मेरी पार्टी जिसके साथ मैं था उसका भी प्रिंसिपल रहा है। और डेवोल्यूशन दुनिया में एक मिसाल है कि डेवोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ तक कि आप ये सोच रहे हैं कि सूबा साउथ पंजाब भी बनाए, डेवोल्यूशन ही के लिए तो बना रहे हैं। तो लिहाजा ये सियासी बहस ज़्यादा लगती है मुझे, इसमें हकीकत कम है, मगर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पावर कॉरिडोर्स में ऐसी कोई डिस्कशंस नहीं है, तरमीम खत्म करो, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि बहुत ज़्यादा बात होती है ना अपोजिशन की, होती रहती है। मैं कहता हूँ कि अपोजिशन इस पर अगर कर रही है तो मैं उसको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि तरमीम नहीं ख़त्म होगी, मगर अगर आप लोग चाहेंगे मिलकर इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफिकेशन आइन में हो सकता है, तरमीम में भी हो सकता है। अच्छा सर, इसके अलावा चूँकि आप फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सूबों की कारकर्दगी से आप मुतमैन हैं? आप जायज़ा लेते रहते हैं कारकर्दगी का और मुतमैन हैं आप? नहीं, मैं सूबों की कारकर्दगी से, सारे सूबों के हवाले से मैं समझता हूँ कि मेहनत ज़्यादा हो सकती है। मैं जो इश्यूज़ हैं गवर्नेंस के, वो फेडरेशन के एतबार से भी इतने क्राइसिस से हम निकले हैं। मिसाल के तौर पर एक पनामा केस का क्राइसिस था, आपको याद होगा ना। उसके लिए वो ओरिजिनली करप्शन के साथ साथ उसके अंदर एक बैंड वैगन चलता है कि नहीं जी ये सियासी है। अच्छा, और जी आप सिर्फ अपोजिशन जमातों को सियासी एतबार से आप उनको अपाहज कर रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। ये काम नैब का है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करता रहे। है नैब के कवानीन के अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती होगी तो यकीनन पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जैसे मैंने नैब के लिए एक तरमीम सजेस्ट की थी, मैंने बिल मूव किया था नैब की तरमीम के लिए। उसके अंदर मैं ये जो डील मेकिंग थी ना, उसके मैं ख़िलाफ़ था। प्ली बार्गेन मैं आजकल खान साहब ओपनली खड़े होकर ऑफर दे रहे होते हैं कि कर लें प्ली बार्गेन, जो पिछले हफ्ते भी खान साहब ने, ये ओपन है। देखो जरा सा मैं फ़र्क बता दूं। खान साहब ने पिछले हफ्ते कहा, अभी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने कहा कि शरीफ बरदरान और जरदारी साहब को मैं ऑफर देता हूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये करें और जहाँ मर्जी जाए प्ली बार्गेन करें। अच्छा, ये कौन सी बात हुई और जो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या फ़र्क है? मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेन किया उसके साथ, बैरिया टाउन के साथ, ओपन हुआ, सबके सामने हुआ, खुल कर हुआ। खान साहब ऑफर दे रहे हैं, फ़र्ज़ करो, तो वो भी खुल कर है, ओपन। मैं प्ली बार्गेन के उस बात के ख़िलाफ़ हूँ जो कमरों के अंदर बैठ कर, फिलहाल मिसाल के तौर पर नैब का ऑफिशियल कहता है, फिर अदालत में जाता ही जाता है मामला। अदालत में जाता है, बार्गेन के बाद थोड़ी जाता है, जब तय हो जाता है तब जाता है। ये तो अदालत के अंदर ओपन रहा ना। उन्होंने कहा कि जी 400 हमें पसंद नहीं है, इससे ज़्यादा कर लो। खान साहब जो ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ जेन्युइन ऑफ़र है। जो छुपा हुआ फॉर्मल ऑफ़र भी दिया या बयानात की हद तक है ये? मैं फॉर्मल ऑफ़र, ये खान साहब ने जब ऑफ़र कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़र कर दे तो फॉर्मल हो गया। अब ये उन तक का बोले, लेकिन ये वो लेने वाले पे भी है ना कि ज़ाहिर है ये तो फिर अपने आप को सर्टिफाइड मुजरम अपने आप को मानने वाली बात होगी कि एडमिशन होगा कि वहाँ भाई हमने गिल्ट है, जुर्म हमने किया है, तो इसीलिए प्ली बार्गेन कर रहे हैं। हाँ,
मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ तो वो फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा। किसी पार्टी की अक्कासी करूँगा। मैं समझता हूँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी इस बात की है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ बात करूँ, नैब की अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले में बात करता रहूँ, नैब को इंश्योर करता रहूँ बातों के अंदर भी, और जो जिस तरह से भी मुमकिन हो कि वो नॉन पार्टिसान रहे, तो वो, वरना मैं फेडरेशन की अक्कासी और अपने हलफ की अक्कासी नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा सर सिंध की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने बात की थी आर्टिकल 41 के तहत यू रिप्रेजेंट द फेडरेशन, सिंध के वज़ीर आला जो हैं वो उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मामले में। वो ये कहते हैं कि वफाक हमें साथ लेकर नहीं चल रहा। जिस तरह मुराद अली शाह साहब तो ये भी कह रहे थे पिछले हफ्ते हमारे इंटरव्यू में कि वज़ीर आज़म ने उन्हें सरकारी मीटिंग्स में बुलाना तक छोड़ दिया है। तो इस पर मैं अपनी तौर पे कोशिश करता रहा हूँ। मैं वज़ीर आला साहब से 1-1.5 महीना पहले 1.5 घंटे की मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि देखें, वो भी इंटरेस्टेड हैं सिंध के हालात बेहतर करने के लिए, पार्ट ऑफ द फेडरेशन, ऑफ द पाकिस्तान फेडरेशन, इलेक्टेड लोग हैं, और जो फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। जब तक दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। लेकिन 162 अरब का जो कराची पैकेज का ऐलान किया पिछले हफ्ते, इसका मतलब है वो आप कह रहे हैं कि बैठ के मिल के काम करना चाहिए। उसमें तो बिल्कुल बाहर रखा गया सिंध गवर्नमेंट को, बुलाया तक नहीं मीटिंग में, वो तो गिला कर रहे हैं। बुलाया नहीं गया। मैं तो इतनी मरतबा उनसे मिलने की कोशिश भी करता रहा हूँ, मिलता भी रहा हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो दूर होनी चाहिए। अच्छा, और ये उनका कहना ये है कि फेडरेशन जो है इनक्रोच कर रही है। अच्छा, ख़ुद मुझे वज़ीर आला सिंध ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब पिछली गवर्नमेंट के अंदर कराची के लिए कोई पैकेज आया तो लोगों ने कहा कि जी नहीं, फेडरेशन हमारे साथ इंटरफियर कर रही है, मत लो। तो कहने लगे, मैंने अपनी पार्टी वालों को ये कहा कि नहीं भाई, लो, अगर आ रहा है तो लो और काम करो। तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि जब कोई पैकेज आया है तो उसके अंदर फॉर्मली मैं हाज़िर हूँ, मुझसे बात कर लें। मैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए हर वक्त कोशा रहा हूँ। हर मरतबा जाता हूँ तो किसी न किसी अंदाज से कोशिश करता हूँ कि फेडरेशन और प्रोविंस के दरमियान कोई कन्फ्यूजन ना हो और कम्युनिकेशन खुली रहे। क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं काफ़ी तनाव की सी कैफियत है सिंध और वफाक के दरमियान। जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात जहाँ से आते हैं, यहाँ से तो मुतालबा भी आता है कि सिंध के वज़ीर आला हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाए, टेंटेड बैकग्राउंड है उनका। इस मुतालबे से आप एग्री करते हैं? ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, मगर ये कि मैं ये जो बहुत सारी चीज़ें इसके पॉलिटिकल गुफ्तगू से भी रिलेटेड हैं। यानी जो टेम्परेचर बढ़ता है एट द टॉप लेवल, ये गवर्नमेंट कहती है कि कोई एनआरओ नहीं करना, मिसाल के तौर पर किसी के साथ हमने नहीं करना। फिर वो कहते हैं कि नहीं, एनआरओ के लिए हमने कहा ही नहीं। फिर इमरान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यार कुछ ले, यानी जो तुमने उनका ख्याल है जो करप्शन हुआ है तो कुछ ले देकर पाकिस्तान की कौम को वापस कर कर अपने आप को क्लीन कर लो। तो उस लेवल पर जो गुफ्तगू होती है तो वो नीचे भी उसके असरात होते हैं। वो तो पीपल्स पार्टी वाले तो आज ये कह रहे थे कि खान साहब ज़बरदस्ती एनआरओ की ऑफरें दे रहे हैं हमें कि भाई एनआरओ करें, एनआरओ करें। ये सियासी गुफ्तगू है दोनों तरफ से। नहीं लेना ना लें, लेना है ले लें। अगर एनआरओ एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं करता, है ना। पॉलिटिकल डिबेट जिसमें कहा जाता है। चलें जी, यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी या मुआशी पॉलिसीज़ से मुतल्लिक सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ जानेंगे कि क्या उन्हें भी तशवीश है जो इस वक्त महंगाई की लहर मुल्क में चल रही है और लोग बड़े परेशान हैं महंगाई से। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब और उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ से मुतल्लिक। प्रेसिडेंट साहब, इस वक्त मुल्क में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम बड़े परेशान हैं, ख़ुद हुकूमती वज़रा भी मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़ा सा आवाम को मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको यहाँ बैठ के तशवीश या फ़िक्र लाहक है कि आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं? जब महंगाई बढ़ेगी तो मुझे तशवीश होगी। अच्छा, और मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने पार्टी बनाई तो उस ज़माने में सर्वेज़ हुआ करते थे। हमने पार्टी में कमरों में बैठकर जब बनाई तो हमने ये कहा कि यार करप्शन बहुत बड़ा इशू है, आवाम को बड़ी तकलीफ़ है। अच्छा, जब और हम इसी पर, और तालीम बहुत बड़ा इशू है और तालीम होगा तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, हम इस पर तकरीरें करते रहे। 1-2 साल बाद एक सर्वे हुआ, IRI और PU के सर्वे होते थे, उसमें पता चला जनाब करप्शन के ऊपर तो 1% लोग का भी कोई ओपिनियन नहीं बना। अच्छा।
अच्छा, तालीम के ऊपर भी 1% की भी कोई राय नहीं है, मगर 20% या 25% लोग महंगाई की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं। तो हमें फिर ये एहसास हुआ कि देखो, ये तो जो सोच विचार करके मुल्क और कौम को बनाने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में तालीम बेइंतहा ज़रूरी है, बस तालीम की तकलीफ़ पेट को नहीं होती, मिसाल के तौर पर ना। इसी तरह से वो ये समझते हैं कि सेहत बेइंतहा ज़रूरी है, मगर जो बेरोज़गार होता है उसको तकलीफ़ सेहत की नहीं होती है। तो लिहाजा, और करप्शन, उसकी तो समझ में ही नहीं आता कि करप्शन है क्या। ये तो हमारी कामयाबी ये है कि हमने पिछले 5-6 साल के अंदर कह कर बार बार कह कर, और अल्लाह मियाँ ने पनामा जो भेज दिया, तो कौम के आगे हमने बार बार बताया कि यार ये है करप्शन, और करप्शन का ताल्लुक कौम के साथ है। तो अगर महंगाई होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी, और महंगाई के फिगर्स जो स्टेट बैंक ने रिलीज़ किए हैं, और उन फिगर्स को चैलेंज करना का कोई तुक ही नहीं बनता। मैं समझता हूँ हुकूमत भी इस बात को कर रही है। अच्छा, ये महंगाई हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़, ये हुकूमत ये कहती है, और मेरा ख्याल है सही कहती है, कि ये महंगाई की वजूहात वो जो पिछला सारा मिसमैनेजमेंट है उसको ब्रेक लगाकर नए एतबार से जब आप फ्यूल डालकर इकॉनमी को चलाएंगे, तो ये महंगाई उस बात की कीमत, कहीं ना कहीं करप्शन की कीमत कौम देगी ना। कहाँ देगी? या तो कर्ज ज़्यादा लेगी या टैक्स ज़्यादा देगी, हर एतबार से। तो वो कैफियत चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी गुफ्तगू होती रही है और जो असद उमर साहब से होती रही है, तो उनका कहना ये है कि अभी चंद महीने चाहिए कि वो इंजन शुड स्टार्ट किकिंग। क्योंकि वो असद उमर साहब कहते हैं ना कि मईशत जो है वो इस वक्त ICU में है और इसका ऑपरेशन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रही है, तो ये मरीज मईशत को मारा तो हमने जितने मरीज कब तक ठीक हो जाएगा? और इसकी तशखीस ठीक की है क्या गवर्नमेंट ने? जितने मुक्के मारे गए ना मईशत को, वो हमने तो नहीं मारे ना, हमें तो वो बेहोश मरीज 8 माह से आपके पास मरीज होश में क्यों नहीं आ रहा? होश में मरीज नहीं आ रहा क्योंकि उसके सुनिए ना, उसके किडनीज भी बेकार हो गए, उसका दिल भी कमजोर कर दिया, उसका जिगर भी हिलता जुलता कमजोर सा है, दिमाग में वो कैफियत है जो स्टंटिंग लेकर आए हुए इतने अरसे से, तो माशी एक स्टंटिंग की कैफियत है। तो मरीज के साथ तो बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ICU कब तक ठीक हो जाएगा मरीज? मेरी उम्मीद ये है कि जब ये बजट अनाउंस होगा, और बजट अनाउंस होने के बाद जो मजीद जो मोमेंटम है पिछले बिगाड़ का है ना, उसकी फाइनल शक्ल इस बजट में, और दूसरे IMF के साथ अगर ये जो भी उनके शराइत हैं और हुकूमत के साथ नेगोशिएट होकर वो शराइत पर अग्रीमेंट हो जाए, तो मईशत को किक स्टार्ट मिल जाए। चूँकि सर जो एक तो आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट्स की ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से आज हालात ये हैं, लेकिन एक तनकीद ये भी है कि जो डिसीजन लेने में एक ताख़ीर की गई और एक गैर यकीनी किसी कैफियत रही। डॉलर देखें इस टाइम 143 पे चला गया है। इसके अलावा आप देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, और सब्सिडीज़ भी जो ख़त्म की जा रही हैं। तो ये तो फिर पॉलिसीज़ आपकी ऐसी थी, आपने रुपया डिवैल्यू कर दिया, उसके असरात आए। अगर आपने सब्सिडीज़ देनी है ना, तो आपकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए, सिंपल। ये तो सारी चीज़ें मिल के आपकी, सुनिए ना, मिसाल एक चीज़ को कर लें, देर से जाना ये भी हाँ, गलत फैसला मुमकिन है। दैट में देखो ना, मईशत अगर इतनी आसान होती समझ जाने में तो बात फ़ौरन ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखें, सब्सिडी आप जब देते हैं, जब 8 साल पहले खान साहब ने अपना वज़ीर ख़जाना नॉमिनेट किया था कि जब मैं आऊँगा तो ये मेरे वज़ीर ख़जाना होंगे। मगर मरीज़ की हालत तो असद उमर साहब ने, मरीज़ की हालत तो अस्पताल में देखी है ना, इलेक्ट होने के बाद। नहीं, वो तो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे पिछले 5 साल से। सारी डिटेल्स, सारी चीज़ों का अंदाज़ा तो जब होता है जब आदमी फैसला करने लगता है ना। वाइल इन दी ऑपोजिशन, क्रिटिसिज्म इवन फॉर मी वाज मच ईजियर, है ना। मेरे लिए आपको रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बमुकाबले जब मैं अपोजिशन में था, तो हर चीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ करता था। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब्सिडीज़ का मामला तो बड़ा क्लियर कट है, या तो आपके पास रेवेन्यू सरप्लस में हो, या आप तो तेल स्ट्राइक कर लें जैसे हम कराची के ऑफ से, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ स्ट्राइक हो जाएगा तो कैफियत आ जाएगी, तब आप सब्सिडीज़ दे सकते हैं। लोगों से कर्ज लेकर, दुनिया से कर्ज लेकर नहीं दे सकते। लिहाजा अब आपको सोचना पड़ेगा, अब तक आपने सब्सिडीज़ दी है ना, अब आपको सोचना पड़ेगा द कंट्री कांट अफोर्ड टेकिंग मोर लोन्स। लिहाजा आप सब्सिडीज़ को जब विड्रॉ करेंगे तो महंगाई होगी। एक दूसरे ये कि तेल की कीमत अगर दुनिया में बढ़ेगी तो आपको उसका बर्डन आवाम को उठाना पड़ेगा, या हुकूमत उठाती, और हुकूमत ने पिछले दिनों कुछ मरतबा उठाया भी है। इस हुकूमत ने नहीं, पहले हुकूमतों ने भी। मुशर्रफ साहब ने आखिरी दौर में तेल मार्केट में बढ़ गया था, उन्होंने उसको क्वेश्चन किया हुकूमत के एतबार से। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इट वाज इन अ मैस,
है ना, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट का ख़जाना खाली कर दिया था कि तेल की कीमत नहीं बढ़ाकर, तो वो प्रॉब्लम होता है। तेल के पास ताखीर से जाना भी एक वजह है ना कि कंफ्यूजन रही मार्केट के अंदर। मेरा ख्याल से पहले जो हुकूमत ने जो सिंपली मेरी समझ में आता है जो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक तो ये सोचा कि रुपए को हम कुशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, जो ट्रेड गैप है हमारा बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, वो ट्रेड गैप जब तक बेहतर नहीं होगा तो हम नहीं पड़ा। डिवैल्यू करने की पॉलिसी तो गलत साबित हुई है। डिवैल्यू करने की पॉलिसी तो अब ये मईशत वाले जानते होंगे, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। ये कहते हैं कि गलत पॉलिसी थी, उसका फर्क नहीं पड़ा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं है। अगर ये मेरे ख्याल से मार्केट के एतबार से डिवैल्यू हो रहा है। आप इसको स्टेबल कर सकते हैं, डॉलर ले आएँ कहीं से, खरीदते जाएँ, वो डॉलर कम हो जाएगा। मगर इतने डॉलर हैं आपके पास के खरीदें नहीं है ना, तो ऑब्वियसली डिवैल्यू होगा। यानी सिंपल सी बात है। क्योंकि सागडार साहब तो कह रहे थे उस दिन भी कि ये नहीं करना चाहिए था, ये सबसे बड़ा गलत स्टेप जो गवर्नमेंट का था कि रुपये आपने डिवैल्यू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट पे इतने बुरे असरात पड़े। आई थिंक टाइम विल प्रूव, महंगाई भी बढ़ी। आई थिंक टाइम विल प्रूव कि व्हाट वी शुड हैव डन, बट आई बिलीव कि हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो अपनी तरफ से जो कोशिशें जारी रखी हुई हैं उन्होंने, तो मेरे ख्याल से चंद महीनों के अंदर पॉजिटिव चेंज निकलने लगेगा। एक दो बातें मैं आपसे कर दूं इस पॉजिटिव चेंज के एतबार से। देखें, क्लाइमेट बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी सिचुएशन आपकी बेहतर हो गई, पहले तो लोग आते भी नहीं थे। क्रेडिट टू द हालात ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, क्रेडिट टू द फौज ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने दहशतगर्दी के मामले को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। जब सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई तो लोग आपके यहाँ आकर नेगोशिएट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके यहाँ बेइंतहा हैं। और जब ये मोहम्मद बिन सलमान ज़ायनिस्ट जब आए थे तो वो जब इसी कमरे में शायद मेरी उनकी जब मीटिंग हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे थे कि ये तो फर्स्ट फेज़ है, तो सेकंड फेज़ क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट फेज़ तो चंद महीनों में हम कंप्लीट कर लें, ये $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट को एक लाइन पर लगा दें, क्या टाइमलाइंस हैं, उसके बाद सेकंड फेज़ के इन्वेस्टमेंट का हम सेकंड फेज़ में किस तरह की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने बताया? ये नहीं बताया। उन्होंने कहा मगर फर्स्ट फेज़ को मैं चंद महीनों में एंड करूँगा। तो सेकंड फेज़ वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट से बड़ी होगी क्या? ये भी कोई जिक्र नहीं हुआ। यकीनन बड़ी होगी जब एक तरफ से कुछ रिजल्ट आएगा। और सऊदी अरब, कतर और बहुत सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज जो हैं इनके पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपको मालूम है सॉफ्ट बैंक के अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टेड $40 बिलियन है। और अगर आपने पढ़ा हो इस बात को, है ना, क्योंकि उनको ख्याल ये हुआ कि उनके पास जो वेस्टर्न ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में पैसे उनका रिटर्न नहीं है ना, तो ऐसी इकोनॉमीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर रिटर्न बेहतर होगा। सर, आजकल तो आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, वो एयरपोर्ट पे जो आप सोए हुए थे 2018 की वो गारमेंट। अच्छा, आप हाँ, अच्छा, मगर ये बताओ मेरी तो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हो सकती थी क्योंकि मैं जिस एयरपोर्ट पर गया हूँ दुनिया में जहाँ 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़े, 5-6 घंटे इंतज़ार करना पड़े, तो मैं तो ज़मीन पर भी लेटा हूँ और सोया हूँ। ये लाहौर में था इसलिए बन गई तस्वीर ना। आप भी लेटे होंगे ना कहीं तलाश करके? बिल्कुल लेटे हैं। कौन नहीं लेटा? यानी मैं चैलेंज करता हूँ कोई आदमी बता दे कि 8-10 घंटे एयरपोर्ट पर फंस जाए और ना लेटे। मैं बम्बई एयरपोर्ट पर एक मतलब वीज़ा कॉम्प्लिकेशन में उन्होंने कहा जी आपके बच्चे जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, तो मैं वहाँ ज़मीन पर लेट गया। तो वो इंसान की जरूरत होती है। वो मैं उसी में कह रहा था लाइटर नोट के तौर पर कि लोग वो सोशल मीडिया पे क्या क्या लोगों ने उस तस्वीर के साथ किया नहीं है। आपने देखी भी होगी, आपको मिला? हाँ जी, बहुत सारी देखी, बड़ा महसूस हुआ मैं, क्योंकि सोशल मीडिया का तो कमाल यही है ना कि जो उनको मौका मिल जाए तो उस पर वो करें। मगर ये 2018 की है। हाँ। ये उसकी वजह से, फॉग की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो मैं वहाँ लेट गया। तो वो लोग उसमें ये लिख रहे थे ना कुछ के देखें जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, आवाम की चीखें हमारे सदर मुमलिकत सोए हुए हैं जनाब। हाँ, लोगों को भी देखो ह्यूमर कहाँ से मिलेगा, लोगों का भी दिल चाहता है कि इसके ऊपर तंज करें। ये सोशल मीडिया एक बड़ा अजीब जानवर है ना, मैं भी उसके अंदर हिस्सा लेता रहता हूँ कि लोग इंतज़ार नहीं करते, चंद एक लम्हे की तस्वीर से बहुत कुछ अखज़ कर लिया जाता है। नहीं, चलो सर, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ अहम सियासी अमूर पर भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हम मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक द शो। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं पीटीआई के अंदर भी एक इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी का कैंप, एक तरफ जहांगीर तरीन का कैंप, और अब हम देख रहे हैं निचले लेवल तक भी वो मुखालफत और जो डिवीजन है वो खुल के सामने आ रही है। कोई लोग खुल के शाह महमूद कुरैशी की तरफ खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग खुल के जहांगीर तरीन की तरफ खड़े हो रहे हैं। कितनी परेशान कुन है ये सूरत हाल आपके लिए? और जाहिर है, मैं समझता हूँ गैर मुनासिब सी बात है, नहीं होनी चाहिए थी। अगर डिफरेंसेस हैं, और यकीनन डिफरेंसेस की हिस्ट्री है, मैं वाकिफ़ हूँ, है ना, डिफरेंसेस हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर तय कर लिए जाएं। पब्लिक के अंदर, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, तो मैं इस बात के ख़िलाफ़ रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ। मैं ख़ुद बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करता हूँ। मुझसे आज तक आपने पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस के ऊपर कभी कोई बात नहीं सुनी होगी, वरना पिछले 22-23 साल में पार्टी में बहुत बड़े बड़े कैंप्स अपनी सोच के बनते हैं, यानी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी सोच के एतबार से होता है कि ये तरीक़ा है, ये तरीक़ा है। इलेक्टेबल्स को बहुत बड़ी डिबेट हमारे यहाँ होती थी, इलेक्टेबल्स को लो, इलेक्टेबल्स को नहीं लो, है। तो मैं भी किसी न किसी कैंप में था, मगर कभी हमने बाहर नहीं बात की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ख़ानदान के अंदर, अपने घर के अंदर बात नहीं, अपनी औलाद के साथ बैठ कर बात बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं दोनों को मनाने की, राज़ी करने की, एक साथ बिठाने की, लेकिन कामयाब नहीं रहे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप कोई ऐसी एफर्ट करेंगे कि दोनों को पैचअप करवाया जाए? मैं बैकग्राउंड में कोशिश करता रहता हूँ, मगर ये कि मैं ये जानता हूँ कि आरिफ अलवी को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। आपको, अब्बास साहब, आपको बदलना बड़ा मुश्किल काम है। जितना माँ बाप ने आप में और मुझ पर एफर्ट डाला वो डाल दिया। उसके बाद हम अपनी ही सोच के एतबार से हम चलते रहते हैं। एक मैंने गलती की थी, मैं जिक्र नहीं करूँगा क्या की थी, मगर एक मैंने गलती की थी कि सोशल मीडिया पर कोई बात कह दी, तो उसके बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई उसके अंदर जनाब लोग मुझको पड़ गए कि आपने ये कैसे कह दिया और आपको नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने, और सब लोग खफा थे इंक्लूडिंग मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो मैंने खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, मैं कहा कि देखो, इंसान को ज़िंदगी में 2-4 गलतियों की छूट तो मिलनी चाहिए ना। बट दैट आई सेड, तो एवरीथिंग वेंट इनटू ह्यूमर, है। तो गलतियाँ होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि मुनासिब वक्त नहीं था कि ये बात कही है। सर, इत्तफाक राय हम देख रहे हैं कि कोई बड़े अहम नेशनल इश्यूज़ हैं जिन पे पैदा नहीं हो पा रहा। नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन को जब आपने बैठने की बात की कि मिल बैठने की, इस पे मामले को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात सामने आ गई कि वो नहीं बैठे आपके साथ, गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठे। तो आप इस पर कोई अपने कोई बात की हो प्राइम मिनिस्टर के साथ या कैबिनेट के साथ, या थोड़ा सा साथ लेके चलें, इत्तफाक राय पैदा करें अहम इशूज़? मैंने इसी एतबार से, अब जब सेशन शुरू होगा तो मैं असेंबली में, जो मेरा दफ्तर है, ये 12 अप्रैल को जो 12 अप्रैल को शुरू होगा, तो बुध को मैं इंशाल्लाह वहाँ जाकर बैठूंगा, लोगों से मिलता रहूँगा। तो मैंने अपनी तरफ से नियत की है कि हफ्ते में एक दिन, क्योंकि मैं भी पार्ट गवर्नमेंट के या अपोजिशन के लोगों से भी सबसे मिलूंगा, क्योंकि मैं, देखो ना, मैं गवर्नमेंट का सदर नहीं हूँ, मैं सारे पाकिस्तान का आईनी एतबार से पूरे पाकिस्तान का सदर हूँ। मुझे इस गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी दी है, और मेरी पार्टी ने दी है, और मैं पार्टी को समझता हूँ कि पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया। जवाबदेही अल्लाह मियाँ क्या मेरी बढ़ गई है, मगर पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया इस बात का। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, जो हल्फ मैंने उठाया है, उस हल्फ के एतबार से कि मैं नॉन पार्टिसान रहूँ। मैं कोशिश करता हूँ। देखो, हर शख्स बायस दिल में से नहीं निकाल सकता। 22 साल मैंने एक तहरीक इंसाफ के साथ कोशिश की है, तो मेरी सोच और उनकी सोच तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन होगा ना। सोच तो मेरी नहीं बदली, अलबत्ता पार्लियामेंट में काम करने के अंदाज के एतबार से मैं समझता ये हूँ कि तलखी कम करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट फंक्शन करे, हैं। तो लिहाजा तल्ख बयानात अगर हमारे वज़रा दे रहे हैं तो पहली जिम्मेदारी उनकी है। दूसरा, मैं ये ख़बर अखबार में पढ़ता रहता हूँ और ये सब मैं सुनता रहता हूँ कि नहीं जी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा एनआरओ के एतबार से तब पार्लियामेंट चलेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ इसको मैं खुद भी अहमियत नहीं देता, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इससे उठकर बढ़कर आगे आना चाहिए। इस बात का इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैब का प्रेशर हो, मगर पार्लियामेंट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बिल्कुल है। तो मैं अपोजिशन से भी अपील करता हूँ, और अपनी यहाँ पे ईगो भी आ गई है बीच में ना। ईगो का इशू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रर के मामले पर भी आप देखें जिस तरह से कंसल्टेशन चल रही है, वो लेटर सेक्रेटरी की तरफ से, लेटर पहले फॉरेन ऑफिस की एक ऑफिसर की तरफ से लेटर जाता है अपोजिशन लीडर को, वो तो कह रहे हैं कि सीरियसली ले रही गवर्नमेंट इस मामले को। जो खान साहब का एक था कि मैं बैठूंगा नहीं इनके साथ। मैं इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ।
उनकी पर्सनालिटी के अंदर ये कैफियत आ जाती है कि जब वो शुबह करते हैं और कि फलाना एक करप्ट आदमी है, तो बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए भी कि तुम इससे हाथ तो मिला लो, इसके साथ अच्छी बात तो कर लो, क्योंकि जो वो अंदर से हैं और वो बाहर हैं। दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। एट द सेम टाइम वो रूटीन पॉलिटिक्स के अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं समझी जाती। ये वजह वो खुद भी हाथ नहीं मिलाते अपोजिशन लीडर के साथ, जो लास्ट टाइम एक तनकीद जो भी है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब उनके जहन में कोई बात आ जाए ना कि ये आदमी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसको ओवरकम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और किसी और के लिए भी। बट एट द सेम टाइम ये सारे कम्युनिकेशन जो है ये तहरीर के ज़रिए गुंजाइश है, ऐसा कोई गैर आइनी कैफियत नहीं है कि तहरीर के ज़रिए ये सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना हो। सर, एक और बड़ा मामला है, खान साहब ने एक बयान आपको याद होगा दिया था इंटरव्यू में कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसा अगर आ जाता है मौका कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट को, कि आपको लगे कि आप सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ चले जाएँ? हाइपोथेटिकली इट इज़ पॉसिबल। मैं कोई डिस्कशन से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैंने एक ख़त लिखा पिछले दिनों इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को, और कल मैं उन सब अफराद से मिला, 23 अफराद से इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल पे। मैंने उनको ये कहा कि देखो, अगर कौम बनानी है, हम सब ने मिलकर अपनी कौम बनानी है। कोई पार्टिसान बात नहीं है, ये नॉन पार्टिसान गुफ्तगू है, जिसके अंदर औरतों के हुकूक नहीं मिलते विरासत के, जिसके अंदर पानी की क़िल्लत के एतबार से कंजर्वेशन हो, जिसके अंदर पेड़ लगाने की बात हो, जिसके अंदर सेहत के एतबार से प्रिवेंटेबल डिजीज़ की बात हो। तो मैंने उनको ख़त ये लिखा कि देखो, मस्जिद का मेंबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रेवोल्यूशन लाए थे, वो मस्जिद के मेंबर से शुरू हुआ था। ऑल सोशल थिंग्स पिछले दिनों पॉइंटेड आउट के जितने भी आजकल के हेल्थ इश्यूज या जो भी चीज़ें साइंस से वो सारी इस्लाम में वो सब चीज़ें बता दी गई हैं, उसवा हसना के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है। मैंने यानी मुझे ताज्जुब ये हुआ, और आपके शो पर पहली मरतबा ये बात कर रहा हूँ कि मैंने एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहा कि लोगों, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, तुम ब्रश करो, और ब्रश हाथ में पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि ये प्रेसिडेंट होकर ये बात कर रहा है। इनको एहसास नहीं इस बात का कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक यहाँ रखते थे, और जब मौका मिलता था लोगों को हिदायत करते थे और कहते थे फरिश्ता जब वही लाया है उसने कहा मिसवाक करो, और मैं दिल चाहता है इतनी मिसवाक करूं कि मेरे मसूड़े छिल जाए। अच्छा, मेरा नबी कह सकता है, और लोग सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जो मैं उनकी खाक के पा की बराबर भी नहीं हूँ। इतना बड़ा आदमी है, अमल के साथ उन्होंने अशरफुल मखलूक़ात के भी नबी, सबसे बड़े यानी अल्लाह के पसंदीदा तरीन क्रिएशन, वो मिसवाक भी यहाँ लगाए और हिदायत करे। तो आरिफ अलवी क्या कोई अहमियत रखती है? तो लोगों को ज़रा अब हो भी गए, लोग यूज्ड टू भी हो गए। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो ज़रा और तरह के थे कि वो खामोशी, और ये आप ज़रा आउटस्पोकन है, आप इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, आप ट्वीट्स भी करते हैं, जिस तरह आपने फिल्म पे भी कर दिया था कि फिर नहीं आती। मैं ये कह रहा था कि समझ भी आ रही है। मैंने ये कहा कि देखो, सारी अपनी कमज़ोरियों के साथ कोशिश करता है ज़िंदगी भर आदमी कि अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाए, और अल्लाह से दुआ करता रहता है हमेशा। नमाज के दौरान भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम 20 मरतबा तो हर एक पढ़ता है। मैं समझता हूँ कि मस्जिद के मेंबर से प्रिवेंशन के एतबार से, तहारत के एतबार से, बीमारियों की रोकथाम के एतबार से, सच और झूठ की तफरीक के एतबार से, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से, ये औरतों का जो मेल न्यूट्रिशन है और स्टंटिंग है, इसके अंदर इस एतबार से कि मदर ब्रेस्ट फीड करे, हैं, तो उसके प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन के अंदर भी उसको वक्त मिल जाएगा, 2 साल का वक्फा अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि उसकी सेहत इंप्रूव होगी, हैं। तो ये इन सारी अक़दार को मस्जिद के साथ मिलकर सोशल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लाना चाहिए, और पाकिस्तान तैयार है हर एतबार से। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेफ्यूजी क्राइसिस हो, दहशत गर्दी हो, सब चीज़ों के ऊपर हमने काबू पाया। ये हिंदुस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम। मईशत, 2 ख्वाहिशात, मईशत किक इन कर जाए इंशाल्लाह, और ये कि मस्जिद के साथ साथ मिलकर ये सोशल रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर। आपने सर पाक भारत तनाज़े की बात की, आर्टिकल 46 के तहत गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर पाबंद है कि वो आपको ब्रीफ करें हमारे जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ हमारे जितने भी हैं फॉरेन फ्रंट पे भारत के साथ तनाज़ा रहा, उसमें बहुत ज़्यादा आप हमें नज़र नहीं आए पिक्चर के अंदर के चीज़ें, आप भी चीज़ों में बराह रास्त आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को।
क्या ब्रीफ किया गवर्नमेंट ने कि वाकई हालात इस नहज पे पहुंच गए थे कि एटमी जंग की तरफ हालात जा रहे थे? नहीं, मेरे साथ पूरी ब्रीफिंग रहती है। अच्छा, यानी मैं आपको बताऊं कि फॉरेन पॉलिसी के एतबार से मेरे पास सारे ब्रीफिंग नोट्स, सारे सब चीज़ें आती रहती हैं और बड़ी पाबंदी से आती हैं, विद द गैप ऑफ 2-3 डेज ओनली। सही। अच्छा, इसी तरह से कैबिनेट की मीटिंग्स की सारी रुदाद आती है। जो लेजिस्लेशन आइन के मुताबिक जो लेजिस्लेशन असेंबली में जाना होता है वो मुझे भी दिखा दिया जाता है पहले ही से। पहले ये नहीं होता था, मगर क्योंकि आइन ये कहता है तो लिहाजा हाँ, तो लिहाजा मैंने अब जब रिक्वेस्ट की तो आइन की आर्टिकल 46 शायद ये कहता है कि यहाँ जाए, तो आई एम कंटिन्यूसली ब्रीफ्ड। मुझे ब्रीफिंग की कोई वो कैफियत नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि देखो कितनी खूबसूरत बात की, और मैं बार बार हर जगह दोहराता हूँ इस बात को कि इंडिया में, और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इंडिया में वॉर हिस्ट्री यह था, यहाँ अमन हिस्ट्री यह था, यहाँ टेलीविजन समेत अमन हिस्ट्री यह था, और अवाम समेत अमन हिस्ट्री यह था, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो अवाम की अक्कासी और टेलीविजन सब, क्योंकि हम सब ने सीखा पिछले 30-40 साल में, जो हमने सीखा ना, तो हमारा पीस और अमन का हिस्ट्री था। और अल्लाह मियाँ ने सर ये हालात जा रहे थे एटमी जंग की तरफ, जिस तरह की वहाँ से इत्तलात आई थी कि वो मिसाइल अटैक करने लगे थे, फिर हमने भी उन्हें बताया था कि हम भी तैयार हैं, आप 6 मारेंगे, हम 18, 3 गुना ज़्यादा अटैक होगा। आप प्राइम मिनिस्टर साहब की एक तकरीर को अगर आप गौर से देखें ना, आई एम वेरी इम्प्रेस। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है पढ़ता बहुत है ना, और मैं उनको हमेशा ये ऐसा पाया कि रीज़नेबल बोल्ड डिसीजन। उन्होंने एक तकरीर में ये कहा था कि देखो दुनिया की सारी जंगें मिस कैलकुलेशन पर हुई हैं। दैट वर्ड ही पर्टिकुलरली उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मिस कैलकुलेशन, कि कहीं तुम ये कैलकुलेट ना करना कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने वार्निंग दी कि अगर तुमने पुलवामा के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमला किया तो हमें रिएक्ट करना पड़ेगा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इट वाज हमारी तरफ से अल्लाह का एहसान भी है, और हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि अमन का ही मैसेज दें। उसको वो तोड़ मरोड़ कर इंडिया में जो मर्जी आए कहते हैं, और अल्लाह का एहसान ये हुआ कि एक जहाज़ इंडिया में गिरा जो हमने गिराया, और एक पाकिस्तान में गिर गया, वरना इंडियन ये कहते कि तुमने हमारे यहाँ घुस कर मारा है। सर एक और चीज़, पिछले हफ्ते आपने हल्फ लिया ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का बतौर वफाकी वज़ीर। एक कुछ हलकों में ये भी एक तनकीद होती है कि उस वक्त आपको ये नहीं आया जहन में, ये चीज़ सोच नहीं आई कि, या फिर थोड़ा सा बुरा नहीं फील हुआ कि इस शख्स पे तो एक ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिया था इस शख्स को कि ये मेरे, अगर मैं कत्ल हो गई तो मैं इसको नॉमिनेट करती हूँ, और फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला जो खान साहब का था कि दुरुस्त शख्स का इंतखाब होगा दुरुस्त काम के लिए, तो वो तो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर लगा दिए, बैकग्राउंड उनका कुछ और है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्यूजेशंस है ना, ये एक्यूजेशंस तहकीक़ात के अदवार से भी गुजरी हैं, और उनके ऊपर एजाज शाह साहब के ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन स्टिक नहीं की। शुबहात का इजहार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था क्योंकि ये आईबी को हेड करते थे, है ना, इस बुनियाद पर उन्होंने किया था कि ये आईबी को हेड कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो करो। मगर मुझे ताज्जुब ये होता है कि ये तहकीक़ात हो जानी चाहिए थी। फ्रेश इशू था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कोशिश यकीनन की होगी, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर तहकीक़ात इसकी मुकम्मल होनी चाहिए थी। यू नो वाई, क्योंकि उसने तो बेचारी बेनज़ीर भुट्टो ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी, बट द रियलिटी ऑफ फैक्ट्स, रियलिटी शुड बी टेकन आउट, और फैक्ट्स और जो र्यूमर्स होते हैं उसको बरी करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है कि तहकीक़ात तो कर लो। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट साहब। नाज़रीन, आपने तफसीली इंटरव्यू मुलाज़ा किया सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।